हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। कार्बोनिल कंपाउंड्स ये चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में कार्बोनिल कंपाउंड्स के प्रिपरेशन के लिए कुछ रिएक्शंस हमने डिस्कस किया था। इनमें से लास्ट टू रिएक्शंस क्या हैं? हीटिंग ऑफ बीटा कीटो एसिड एंड ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सीन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इसका रिएक्शन O3H2O ओजोनोलिसिस करना ऑक्सीडेटिव। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट हम किस तरीके से बनाएंगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, दोनों तरफ डबल बॉन्ड लगा दिया, और ऐसा करने से अगर ये एल्डिहाइड बनता है तो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करो, कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचाओ, और अगर ये कीटोन बनता है तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। यहां पर दोनों तरफ से एल्डिहाइड बन रहा है, तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करने पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये एसिड हो गया, ये बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, OH- H+ को रिमूव करेगा, तो ये बेसिकली कैल्शियम सॉल्ट प्रिपेयर हो गया। अब कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करना है। ड्राई डिस्टिलेशन के प्रोडक्ट हम किस तरीके से बनाते हैं? कैल्शियम सॉल्ट में से कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, बाकी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एज इट इज बना दो, वही प्रोडक्ट होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया, 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम का रिंग है और एक कार्बन आइटम पे डबल बॉन्ड O है, साइक्लोपेंटेनॉन। ये प्रोडक्ट हमें यहां से मिला है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन एल्कीन दे रखा है, एल्कीन का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना है। इसके बाद जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसको हीट करना है। फाइनली ये बताना है कि इस कंप्लीट रिएक्शन में CO2 गैस के कितने मॉलिक्यूल रिलीज हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप एल्कीन पे फोकस कीजिए। ये टर्मिनल एल्कीन है, तो यहां से अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट आप बनाओगे तो टर्मिनल एल्कीन में क्या मिलेगा आपको? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, फॉर्मिक एसिड में जाएगा। फॉर्मिक एसिड का भी फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और CO2 गैस का जो मॉलिक्यूल है ये रिलीज होता है। यही हमने पढ़ा है कि टर्मिनल एल्कीन और टर्मिनल अल्काइन में जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करता है तो CO2 गैस रिलीज होता है। तो 2 CO2 गैस के मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी यहां से रिलीज हो गए, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, देन आफ्टर CO2। तो CO2 गैस के 2 मॉलिक्यूल्स तो यहां पर रिलीज हो गए। इसके अलावा भी यहां पर CO2 गैस का मॉलिक्यूल रिलीज होने वाला है, अभी कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बनाया है। तो बताइए यहां से क्या बनेगा? कीटोन। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। यहां से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा कीटो एसिड, और बीटा कीटो एसिड को हीट करते हैं तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। फाइनली इस रिएक्शन के प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे कि ये COOH ग्रुप को हटा दो, CO2 गैस यहां से रिलीज हो जाएगा, और ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एज इट इज बना दो, यही प्रोडक्ट होता है। वैसे तो इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? इनॉल फॉर्म, लेकिन इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? कीटो। तो वो इनॉल फॉर्म जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो वापस से कीटो फॉर्म में चेंज हो गया। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? साइक्लोप्रोपेनॉन, सॉरी प्रोपेनॉन, प्रोपेन 2-on, और CO2 गैस का एक मॉलिक्यूल और रिलीज होगा, तो टोटल 3 CO2 गैस के मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कीटो ग्रुप है, साइनाइड है और एस्टर है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है, तो साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो COOH में चेंज हो गया। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मीथेनॉल बन गया। डबल बॉन्डो यहाँ पे प्रेजेंट है, और फर्दर ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट आपको मिला है इसे हीट करना है। तो हीट करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आपको बनाना है। क्या हीट करने से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे कोई असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल, क्योंकि ये बीटा कीटो एसिड का एग्जांपल है। बीटा कीटो एसिड को हीट करेंगे तो यहां से COOH ग्रुप को आप हटा दो। ये अल्फा है, ये बीटा है, यहां पे भी बीटा कीटो एसिड है, ये अल्फा, इधर बीटा, दोनों तरफ से बीटा कीटो एसिड का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो 2 CO2 गैस के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया? साइक्लोहेक्सेनॉन। अभी तक तो ये सारे एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बाइसाइक्लो कंपाउंड है और इस ब्रिज हेड पे ये COOH लगा रखा है। ये जो COOH है ये ब्रिज हेड पे नहीं है, बाकी दोनों COOH के लिए अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड बन रहा है। सिमिलरली अल्फा और बीटा, ये भी बीटा कीटो एसिड बन रहा है। तो हीट करेंगे तो बीटा कीटो एसिड में ये COOH तो रिलीज हो जाएगा,
लेकिन ये COOH यहां से रिलीज नहीं होगा, कोई CO2 गैस सेकंड COOH से रिलीज नहीं होगा। इसका रीजन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये ब्रिज हेड पे जो COOH लगा हुआ है, यहां से अगर इसका कंप्लीट मैकेनिज्म फॉलो करते हुए बीटा कीटो एसिड को अगर हीट करेंगे तो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ये ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली क्या होता है, इनॉल होता है। तो यहां से जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा इनॉल, लेकिन ब्रिज हेड कार्बन एटम के साथ इनॉल बनाना पॉसिबल नहीं है। जब इनॉल यहां पे नहीं बनेगा तो उसका कीटो फॉर्म भी कैसे बन पाएगा, तो यहां कोई प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। तो केवल एक ही COOH यहां से रिलीज होगा, तो CO2 गैस का एक ही मॉलिक्यूल रिलीज होगा और इस कार्बन एटम पे क्या होगा 14। फाइनली ये प्रोडक्ट आपने बना दिया, यहां पे डबल बॉन्ड हो और ये COOH और CO2 गैस का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो गया जिसमें कार्बन के ऊपर क्या लेबल लगा है 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है, एनहाइड्राइड है, साइक्लिक एनहाइड्राइड बना के दे रखा है और एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, उसके बाद इसको हीट करना है। हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, तो एनहाइड्राइड किससे मिलके बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंडेंसेशन से। एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों को मिलाया, हीट किया, तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होता है। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन होने के बाद एनहाइड्राइड हमें मिलता है। तो एनहाइड्राइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड बेसिकली यहां से ब्रेक हो जाएगा। एक तरफ H+, एक तरफ OH- अटैच करने से वापस से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट हम बना लेते हैं, H+, OH-, OH- H+। तो इधर भी क्या आ गया, COOH, 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 यहां पर भी COOH। अब इस COOH के लिए आप देखिए, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, और बीटा पे क्या प्रेजेंट है, COOH। बीटा और गामा में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड बन रहा है, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। और ऐसा एसिड को हीट करने से CO2 गैस रिलीज होता है, तो यहां से ये CO2 गैस रिलीज हो जाएगा। सिमिलरली नीचे वाली साइड भी आप देखिए, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो यहां से भी बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड बन रहा है, तो ये COOH भी रिलीज हो जाएगा। हीट करना है केवल, बीटा कीटो एसिड जैसा स्ट्रक्चर है। तो फाइनली अपने पास प्रोडक्ट क्या बन गया, +2 CO2 गैस। अब यहां देखिए अल्फा बीटा, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। बीटा और गामा में कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट ये गामा कार्बन है, तो गामा और ओमेगा कार्बन में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो अब कोई बीटा कीटो एसिड यहां पे नहीं बन रहा है। इसको थोड़ा अच्छे से बना लेता हूं मैं, नो बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। तो इसको हीट करने से कोई CO2 गैस तो यहां पर रिलीज नहीं होगा, तो वो ऑप्शन तो चला गया। लेकिन आपको हीट फर्दर तो करना ही है, एसिडिक मीडियम है और कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर प्रेजेंट है। एक ही पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट है, तो एसिडिक मीडियम में हीट करेंगे तो कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, और कंडेंसेशन रिएक्शन होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है, एसिडिक एनहाइड्राइड। तो ये H2O मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो गया, तो प्रोडक्ट आपको वापस से क्या बना के देना है, एनहाइड्राइड 1 2 1 2। ये बेसिकली कौन सा एसिड है, 1 2 3 4 कार्बन के टर्मिनल कार्बन आइटम पे कार्बोक्सिलिक एसिड जहां उसे लगा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑम्स गैप से आप निकालो। ये ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ये सक्सेनिक एसिड है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। तो फाइनल प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या मिलेगा, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन से हमें बीटा कीटो एसिड को जब हीट करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए मैकेनिज्म भी फॉलो कर सकते हैं। इस मैकेनिज्म का जो इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से समझ में आने वाला है। तो वापस से एक बार मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि प्रोडक्ट बना रखा है और कितने बीटा कीटो एसिड हो सकते हैं जिनको हीट करने से ये फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो पहले आप देख लीजिए, ये बीटा कीटो एसिड है। बीटा कीटो एसिड को हीट करने से ये जो COOH ग्रुप है इसको अल्टीमेटली रिमूव करना पड़ता है, CO2 गैस यहां से रिलीज होता है और ये प्रोडक्ट होता है। ये अल्फा कार्बन पे COOH लगा हुआ है, बीटा कार्बन पे कीटो ग्रुप लगा हुआ है। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट अगर आपको दिया हुआ है तो इससे आप वापस से रिएक्टेंट कैसे बना सकते हो कि ये जो अल्फा कार्बन है
इस अल्फा कार्बन पे वापस से COH ग्रुप अटैच कर दो तो ये रिएक्टेंट बन जाएगा। इस रिएक्टेंट को फर्दर अगर हीट करेंगे तो प्रोडक्ट यहां पे बन सकता है। तो यहां पे ये प्रोडक्ट दे रखा है, C डबल बॉन्ड O को मान लो बीटा कार्बन और इसके रेस्पेक्ट में जो नेक्स्ट कार्बन है उसको अज्यूम कर लो अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे COH ग्रुप अटैच कर दो तो यहां से बीटा कीटो एसिड हमें मिल जाएगा और ये बीटा कीटो एसिड को अगर फर्दर हीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमें वापस से मिलने वाला है। तो इस तरीके को फॉलो करते हुए आप क्या बना सकते हो, ये D है तो यहां पे भी COH ग्रुप अटैच हो सकता है। सिमिलरली यहां पे भी COH ग्रुप अटैच हो सकता है। तो ये दो रिएक्टेंट तो यहां पे है, ट्रू स्ट्रक्चर्स। लेकिन ऐसा नहीं पूछा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको बताना है, आपको यहां पे टोटल बीटा कीटो एसिड फाइंड आउट करना है, मतलब कि टोटल आइसोमर। तो इसमें देख लीजिए कि कहीं पे कोई कायरल कार्बन तो प्रेजेंट नहीं है ना, यहाँ पे ये दो कायरल कार्बन प्रेजेंट है, अनसिमेट्रिकल कायरल कार्बन है तो 2 कायरल कार्बन के अबाउट इसके 4 आइसोमर पॉसिबल है। सिमिलरली 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, 1 कायरल कार्बन के अबाउट 2 आइसोमर पॉसिबल है। तो टोटल 6 बीटा कीटो एसिड तो आ गया आंसर। और इनसे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्फा ड्यूटेरो साइक्लोहेक्सेन। लेकिन इसका आंसर 6 बीटा कीटो एसिड नहीं है, यहां पर टोटल 8 बीटा कीटो एसिड ऐसे हो सकते हैं जिनको हीट करने से ये डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो बाकी के 2 बीटा कीटो एसिड कौन से होंगे, इसके लिए कंप्लीट मैकेनिज्म हमें देखना पड़ेगा। तो एक बार वापस से बीटा कीटो एसिड को हीट करने का मैकेनिज्म हम देख लेते हैं, उससे भी हमें समझ में आ जाएगा कि बाकी के 2 बीटा कीटो एसिड यहां पे और क्या होंगे। टोटल इसका आंसर है 8 COH। ये बीटा कीटो एसिड है अल्फा बीटा, इसको हीट करेंगे तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है ऑक्सीजन एटम से, COH ग्रुप में ये जो हाइड्रोजन एटम अटैच है ये हाइड्रोजन एटम कीटो ग्रुप से अटैच हो जाता है। यहां पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, वापस से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये वापस से सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा। हर किसी एटम का वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप देख लीजिए कि CO2 गैस का जो मॉलिक्यूल है ये रिमूव हो गया और ये जो COH ग्रुप पे हाइड्रोजन एटम था ये कीटो ग्रुप पे चला गया। और अल्फा और बीटा के बीच में पहले क्या बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, अब ये अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो ये इनॉल फॉर्म बनता है। ये इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, कीटो फॉर्म है, तो वापस इसको कीटो फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन एटम था जो COH ग्रुप का था, ये हाइड्रोजन एटम बेसिकली कहां पे आ जाएगा, इसी अल्फा कार्बन पे आ जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट आपके पास क्या बन गया, ये कीटोन। और ये प्रोडक्ट हम चाहे तो डायरेक्टली भी बना सकते थे, इस COH ग्रुप को यहां से रिमूव किया, बाकी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का जो पार्ट बचा हुआ है वही फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अपने पास क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिए कि ये हाइड्रोजन एटम किससे अटैच था, COH ग्रुप से अटैच था। 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में ये हाइड्रोजन एटम पहले कीटो ग्रुप के पास गया और कीटो ग्रुप के पास जाने के बाद कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हुआ, फाइनली इसी कार्बन पे आ गया, अल्फा कार्बन पे। तो यहां पे ये ड्यूटेरियम एटम प्रेजेंट है, तो यहां पे एक बीटा कीटो एसिड ये भी तो हो सकता है, COOD। इसका फाइनली रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करके प्रोडक्ट हम बनाते हैं। ये ड्यूटेरियम, यहां पे डबल बॉन्ड हो, यहां पे 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा तो ये ड्यूटेरियम प्रोटॉन एटम बेसिकली ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच होगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, अगेन पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, CO2 गैस तो चला गया और प्रोडक्ट आपको क्या मिला है, एक इनॉल फॉर्म मिला है। उस इनॉल फॉर्म को अगर वापस से कीटो में बनाएंगे तो ये डिजायर्ड प्रोडक्ट आने वाला है। ये इनॉल फॉर्म क्या है, OD। वापस से इसका इनॉल का कीटो फॉर्म आप बनाओ तो कीटो फॉर्म बेसिकली क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O D, डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको वापस से मिल गया। तो एक तरीके से ये पर्टिकुलर बीटा कीटो एसिड और हो सकता है। और इस बीटा कीटो एसिड में भी आप देखिए कि कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन के अबाउट 2 आइसोमर इसके पॉसिबल है, तो 2 तो ये और 6 ये, टोटल 8 बीटा कीटो एसिड ऐसे हो सकते थे जिनको हीट करने पे ये डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिलता। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने वापस से अटेम्प्ट कर लिए और इन सारे क्वेश्चन से जो बीटा कीटो एसिड को हीट करते हैं, एक तो ये रिएक्शन और ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्शन दोनों रिवाइज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
जेईई एडवांस के पेपर में जितने भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनमें से ऑलमोस्ट 40 to 50% क्वेश्चन कार्बोनिल कंपाउंड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड इन्हीं दोनों चैप्टर से आते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शंस हमें बहुत अच्छे से देखनी है। टोटल 12 to 13 रिएक्शन हमें डिस्कस करना है और इनमें से केवल एक ही रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में कवर किया है। रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में सबसे पहला रिएक्शन आपने यही पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड और कीटोन में ये जो फर्स्ट 4 पार्ट है, एडिशन ऑफ HCN या एडिशन ऑफ NHCO3 या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन या सोडियम बोराहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, ये चारों रिएक्शन हमने डिस्कस कर रखा है। इस रिएक्शन के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता है, जैसे एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, बेस कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। इन दोनों में रिएक्शन रेट कहाँ फास्ट आता है, या फिर यहाँ पे कौन से पर्टिकुलर कंपाउंड में, जैसे कि एल्डिहाइड में या कीटोन में, किस जगह पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट फास्ट हो सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता है। इन रिएक्शंस में प्रोडक्ट भी हम बना सकते हैं, लेकिन वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। एसिड कैटेलाइज्ड भी हो सकता है, बेस कैटेलाइज्ड भी हो सकता है, और आपको पता है कि एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन या एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये थोड़ा फास्ट आता है। ये आपको कब पता चलेगा, जब कंप्लीट मैकेनिज्म आप डिस्कस करोगे। एसिड कैटेलाइज्ड किस तरीके से है, एसिड का प्रेजेंस है बेसिकली। तो एसिड मतलब इलेक्ट्रोफाइल H+ प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे अटैक करेगा, तो ये प्रोटोनेटेड, क्या बोलेंगे इसको, प्रोटोनेटेड फॉर्म बन जाएगा, प्रोटोनेटेड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जिसके ऊपर अटैक होता है उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। अभी यहां पे कोई बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं हुआ है, तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये आरडीएस नहीं है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल ने इधर अटैक किया और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, वापस से सेकंड लॉन पर आ गया। R-H मतलब यहाँ पे ये एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल H+ दोनों अटैच हुए हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एडिशन। और यही सेकंड स्टेप क्या होता है, आरडीएस। तो सेकंड स्टेप में आप देखिए कि ये जो प्रोटोनेटेड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। जितना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, न्यूक्लियोफिलिक का अटैक उतना ही फास्ट होगा। इसीलिए एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होता है। बेस कैटेलाइज्ड कैसा होगा, बेस कैटेलाइज्ड में बेसिकली न्यूक्लियोफाइल ही प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ये जो पहला स्टेप है यही आरडीएस है, RO- R-H। अब यहां पे देख लीजिए, ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो है, लेकिन इस प्रोटोनेटेड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है ये थोड़ा स्लो होगा, तो बेसिकली यहां पे स्लो रिएक्शन आने वाला है। इसके बाद फाइनली क्या होगा, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है, या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में से H+ को भी रिमूव कर सकता है कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर नहीं है, तो फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट हमें मिलना है, चाहे एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म फॉलो करें, चाहे बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म फॉलो करें। एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म का केवल एक ही फायदा है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये ज्यादा आएगा। अब इसके 1 by 1 सारे पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ HCN। ये सारी रिएक्शंस हमने डिस्कस कर रखी हैं। HCN का अगर एडिशन करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया जाता है, और फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। तो HCN का जब एडिशन करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, साइनोहाइड्रिन। और साइनोहाइड्रिन का फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CN ग्रुप COOH में चेंज हो जाएगा, R-H। HCN का जब एडिशन करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है कि HCN एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो H+ और CN-, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल की जो प्रेजेंस है यहाँ पे बहुत कम होगी। न्यूक्लियोफाइल अगर बहुत कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होगा। तो जब यहाँ से H+ और CN- की जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत कम मिलेगी, तो ऑलरेडी हम इस रिएक्शन मिक्सचर में कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं NaCN। तो बताइए CN- आपको कहाँ से मिल गया, NaCN स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से।
ये इधर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा Cn- का अटैक फेवरेबल होगा। ये बेसिकली कौन सा रिएक्शन है, बेस कैटलाइज्ड है, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। फाइनली ये जो HCN का मॉलिक्यूल है इसमें एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये एसिडिक प्रोटॉन यहां से रिमूव किया तो इलेक्ट्रोफाइल H+ भी अटैच हो गया और न्यूक्लियोफाइल Cn- भी अटैच हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। इसमें फर्दर एक वेरिएशन क्या हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर हम करेंगे तो Cn का एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा, 3 टाइम्स ये बॉन्ड ब्रेक होगा, 3 टाइम्स OH आएगा, 3 टाइम्स H+ आएगा। तो Cn का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट भी हम बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस अगर आपको नहीं दिया है तो फाइनली आपको केवल क्या बनाना, साइनोहाइड्रिन। तो HCN का जो एडिशन है, ये रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल है, ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ भी है, वापस से रिवाइज कर लिया। अब सेकंड रिएक्शन पे आते हैं, एडिशन ऑफ NaHSO3। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वहां से कुछ ऑब्जर्वेशन आता है, और किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर ऑब्जर्वेशन आता है तो उसको एज अ टेस्ट ट्रीट किया जा सकता है। रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो यहां पे क्या प्रेजेंट है, Na+HSO3-, यहां पे लॉन पेयर प्रेजेंट है। ये एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। यहां पे ये नेगेटिव चार्ज सल्फर के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो सल्फर के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वैसे भी ये जो सल्फर एटम है ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। यहां से अटैक किया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, O-R' H+, सल्फर डबल बॉन्ड O, OH Na+। अब आप देखिए ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है इसमें O- भी प्रेजेंट है और SO3H एक सल्फोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। सल्फोनिक ग्रुप के पास क्या होता है, एसिडिक प्रोटॉन, और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज क्या होता है, बेस भी होता है, न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो यहां से ये H+ को रिमूव कर लेगा क्योंकि ये स्ट्रांगली एसिडिक है। ये H+ को रिमूव करेगा तो बेसिकली इसी प्रोडक्ट में रीअरेंजमेंट टाइप कुछ रिएक्शन हुआ है, H+ को ये रिमूव करेगा तो ये OH बन गया, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना ही है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से आप क्या बना रहे हो, वीक एसिड। अब अगली बार एसिड यहां पे क्या बन जाएगा, अल्कोहल, और अल्कोहल से तो ज्यादा ही एसिडिक होता है सल्फोनिक एसिड। तो ये रीअरेंजमेंट तो यहां पे होगा, और इधर क्या बन गया, S डबल बॉन्ड O- Na+। तो ये जो सॉल्ट यहां पे है ये बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉल्ट बनता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन ये दोनों ही सोडियम बाइसल्फाइड के साथ पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं, और बाकी जो स्टेरिकली क्राउडेड कीटोन है यहां पर सोडियम बाइसल्फाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। तो फाइनली ये जो ऑब्जर्वेशन है क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट ये हमें नहीं मिलेगा। तो इस रिएक्शन का यूज हम कैसे कर सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में से एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन को सेपरेट करना है, तो इस मिक्सचर का रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ किया जा सकता है। सोडियम बाइसल्फाइड केवल एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, और बाकी जो कार्बोनिल कंपाउंड है मतलब स्टेरिकली क्राउडेड कीटोन है उनके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो टोटल ये दोनों रिएक्शन हमने वापस से रिवाइज कर लिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड ये दोनों बेसिकली क्या है, हाइड्राइड डोनर। तो न्यूक्लियोफाइल तो क्या हो गया, H-, और इलेक्ट्रोफाइल हमें कहां से मिलेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर से। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने के बाद जो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसका हाइड्रोलिसिस करना भी जरूरी है। ये हो गया अपने पास एल्डिहाइड या कीटोन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या मिलेगा, H- न्यूक्लियोफाइल। H- ने यहां अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, O हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये O- वाटर में से प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल भी अटैच हो गया, न्यूक्लियोफाइल भी अटैच हो गया, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। और ये हमें ऑलरेडी पता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में भी वापस से पढ़ लिया है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोराहाइड्राइड ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके फाइनली क्या बना देता है, अल्कोहल, और यही इसका मैकेनिज्म है। और क्या हो सकता है, सोडियम बोराहाइड्राइड
एग्जैक्ट सेम रिएक्शन है, NaBH4 से भी आपको क्या मिलेगा, H माइनस, हाइड्राइड डोनर है, H माइनस न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बन एटम पे अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, R डैश H। अगेन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर में से ये इलेक्ट्रोफाइल H प्लस को रिमूव कर लेगा, तो अगेन फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, अल्कोहल। ये टोटल 4 रिएक्शंस है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद का जो रिएक्शन है ये बेसिकली सारा न्यू रिएक्शन है और इन पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगला रिएक्शन है एडिशन ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहल के एडिशन का जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जो कंपाउंड मिलेंगे इन कंपाउंड के जनरल नेम भी हमें पता करना है। अल्कोहल का एडिशन एल्डिहाइड या कीटोन में अगर हम करते हैं तो एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमी कीटल, ये कंपाउंड हमें मिलते हैं। इन दोनों कंपाउंड्स के नाम हमने रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाले चैप्टर में भी पढ़े थे। तो नेक्स्ट रिएक्शन हो गया एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो पहले हम एल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन कर लेते हैं। अल्कोहल अपने पास क्या हो गया, R-OH, और एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन फास्ट होता है तो ड्राई HCl यहां पे क्या होगा, एसिडिक ड्राई HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाता है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, H+, लॉन पेयर के ऊपर अटैक करेगा तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोटोनेटेड फॉर्म में चला गया। अब इसके बाद न्यूक्लियोफाइल कौन है अपने पास, अल्कोहल। अल्कोहल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये फाइनली प्रोडक्ट हमें मिल गया। यहां से क्या होगा, प्रोटॉन लॉस, तो क्या प्रोडक्ट आ गया, R-OH OR। तो ये यहां से तो क्या था, एल्डिहाइड था, और अल्कोहल को ऐड करने के बाद ये डबल बॉन्ड OH में चेंज हो गया और अल्कोहल से कौन सा पार्ट आ गया, OR। वन टाइम आपने अल्कोहल को ऐड किया है, वन इक्विवेलेंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड से बना है तो इसको क्या बोलेंगे, एसिटल। वन टाइम अल्कोहल ऐड किया है तो इसको क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। अब हेमी एसिटल के बारे में खास बात क्या है, एक तरीके से ये ईथर टाइप ही है, और ईथर का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है। तो अगर यहाँ पे वापस से एसिडिक मीडियम आप मेंटेन करोगे तो इसका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद वापस से ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड में चला जाएगा। ये कंप्लीट रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो बेसिकली रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन का मूवमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हेमी एसिटल आर अनस्टेबल इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम बोथ। तो एसिडिक या बेसिक मीडियम प्रेजेंट है और हेमी एसिटल अगर आपको दे रखा है तो हेमी एसिटल में वापस से आप हाइड्रोलाइसिस कर देना, और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद इनिशियली जो एल्डिहाइड प्रेजेंट था यही आपको बना देना है। इसका हाइड्रोलाइसिस हम किस तरीके से करेंगे, लीविंग ग्रुप पे फोकस करना है। कार्बन और लीविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करके एक तरफ OH- अटैच करो, एक तरफ H+ अटैच करो। कार्बन एटम पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे OH- अटैच किया, इस ऑक्सीजन एटम पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा तो H+ अटैच किया, और फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, एक कार्बन पे 2 OH है, यहां से वाटर रिमूव होगा तो वही एल्डिहाइड मिल गया जिस एल्डिहाइड से आपने ये हेमी एसिटल बनाया था, R-OH, और वापस से वही अल्कोहल आ गया। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल अगर वापस से बनाना हेमी एसिटल से तो एसिडिक या बेसिक मीडियम में इसका वापस से हाइड्रोलाइसिस कर दो। अब नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, 2 इक्विवेलेंट ऑफ R-OH अगर हम यूज करेंगे तो हेमी एसिटल नहीं बनेगा, एसिटल बनने वाला है। 2 इक्विवेलेंट ऑफ R-OH, ये एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड होगा तभी उसको एसिटल या हेमी एसिटल बोल सकते हैं। कीटोन अगर होगा तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, कीटल या हेमी कीटल। 2 इक्विवेलेंट R-OH, ड्राई HCl एसिडिक मीडियम में आपको ये रिएक्शन करवाना है थोड़ा सा। तो H+ से पहले ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोटोनेट होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गया। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट होगा। यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्टीमेटली यहाँ पे H+ आएगा, वो प्रोटॉन भी आप रिमूव कर दो तो फर्स्ट टाइम में तो ये क्या बन गया, सॉरी यहाँ पे OR लगा देता हूं, इधर H लगा देता हूं, हेमी एसिटल। इसके बाद सेकंड इक्विवेलेंट आपको वापस से यूज करना है। H+ की प्रेजेंस है, ये H+ कहां पे अटैक करेगा, O के लॉन पेयर पे, OH2+,
ORH। अगली स्टेप में वापस से अल्कोहल का जो सेकंड न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव कर गया, तो फाइनली आपने प्रोडक्ट बना लिया OR बोल देते हैं इसको। और ये कंप्लीटली जब यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ पे O के ऊपर एक पॉजिटिव होगा और H प्लस प्रेजेंट होगा, तो H प्लस को यहाँ से रिमूव कर दो तो फाइनली एक न्यूट्रल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, RCH, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है OR'। 2 टाइम अल्कोहल को आपने यहाँ पे अटैच किया है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एसिटल। अब एसिटल के बारे में भी एक खास बात है और ये बहुत ही अच्छी है, और इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो क्या था कि जो हेमी एसिटल है ये एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में अनस्टेबल होता है, तो एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, तो इनिशियल रिएक्टेंट एल्डिहाइड और अल्कोहल आप वापस से बना देना। लेकिन एसिटल की एक खास बात है कि एसिटल केवल एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होता है, ये भी कुछ ईथर टाइप ही है, और ईथर का जो हाइड्रोलाइसिस है वो एसिडिक मीडियम में बहुत फास्ट होता है, बेसिक मीडियम में ईथर का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। वैसे एसिटल आर unstable in basic medium, unstable in acidic medium while stable in basic medium। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को यूटिलाइज करते हुए ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन अपने पास अल्कोहल का एडिशन, इसका कुछ वेरिएशन हमें देखना है, लेकिन ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जो एसिटल हमने बनाया है ये एसिडिक मीडियम में तो अनस्टेबल होता है लेकिन बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है। तो एसिडिक मीडियम अगर हम यहां पे अप्लाई करेंगे, थोड़ा बहुत हीट कर देते हैं तो वापस इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, OH माइनस OH माइनस, इधर क्या आएगा H प्लस H प्लस, तो वापस से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ROH R'OH बन गया, और इधर से वही एल्डिहाइड बन गया जिस एल्डिहाइड में अल्कोहल का ऑडिशन करके एसिटल हमने बनाया था। तो एसिटल बना लिया, हेमी एसिटल बना लिया। अब कीटल और हेमी कीटल बना लेते हैं। तो कीटल और हेमी कीटल एग्जैक्टली इसी तरीके से बनेंगे, और यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अपने पास कीटोन होगा, और सेम पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हेमी एसिटल था, हेमी एसिटल एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में अनस्टेबल होता है, उसी तरीके से हेमी कीटल एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में अनस्टेबल होगा। सिमिलरली एसिटल एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल है और बेसिक मीडियम में स्टेबल है, एग्जैक्टली सेम तरीके से कीटल भी एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होगा और बेसिक मीडियम में स्टेबल होगा। तो यहाँ पे कंप्लीट मैकेनिज्म हम नहीं लिखेंगे, सिंपली आप प्रोडक्ट बना दो। R' यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ये कीटोन हो गया, 1 इक्विवेलेंट ऑफ R'-OH, ड्राई HCl की प्रेजेंस है, तो ये रिएक्शन बेसिकली फास्ट होगा। सारी रिएक्शंस इक्विलिब्रियम थी, जितने भी रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस में रिएक्शन कंडीशंस को वेरी करके हम चाहें तो एसिटल या हेमी एसिटल, कीटल या हेमी कीटल बना सकते हैं, या अगेन उनका रिवर्स में हाइड्रोलाइसिस करके इनिशियली कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऐड हुआ तो क्या मिलेगा, एक तो OH आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, OR'। तो 1 टाइम या 1 इक्विवेलेंट अल्कोहल यूज किया है तो इसको क्या बोलेंगे, हेमी कीटल। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, अनस्टेबल इन बोथ एसिडिक और बेसिक मीडियम, एग्जैक्टली सेम हेमी एसिटल के जैसे ही हैं। और सेकंड अपने पास क्या हो गया, कीटल बनाना है, तो 2 इक्विवेलेंट आपको यूज करने पड़ेंगे R'-OH के, ड्राई HCl, सॉरी ये इधर अटैक करेगा, अगेन सेकंड टाइम भी अटैक करेगा, तो OH2 प्लस यहां से लीव करेगा, OR', और यहां पे क्या आ गया, R'। तो यहीं से आपको पता चल गया कि ये कीटल है। तो कीटल और हेमी एसिटल और कीटल और हेमी कीटल, एसिटल और हेमी एसिटल, इनका प्रिपरेशन हमने देख लिया, और इनके बारे में ये भी पता कर लिया कि कौन से मीडियम में स्टेबल है और कौन से मीडियम में अनस्टेबल है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट रिएक्शन देखना, ये रिएक्शन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस रिएक्शन में कीटल या एसिटल बनाने का एप्लीकेशन है। और कीटल या एसिटल हम किस लिए बनाएंगे, वो इसीलिए बना सकते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी बेसिक मीडियम में होता है और एसिडिक मीडियम में नहीं होता है। ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसकी रिएक्शन करवा के किसी रिड्यूसिंग एजेंट से, वेरी इंपॉर्टेंट,
जैसे मान लो कि NH2OH माइनस, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके एल्केन में चेंज कर देता है। तो फाइनली यहां पे प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, इधर भी आप 2 हाइड्रोजन अटैच कर दो और इधर भी 2 हाइड्रोजन अटैच कर दो, ये एल्केन प्रोडक्ट हमें मिलेगा। लेकिन ये प्रोडक्ट अगर हमें नहीं चाहिए, प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, ये डबल बॉन्ड हो यहां पे मेंटेन रहे और इधर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आ जाए, मतलब एक C डबल बॉन्डो का रिडक्शन यहां पे हो और सेकंड C डबल बॉन्डो का रिडक्शन हमें नहीं करना है। तो इस C डबल बॉन्डो को यहां पे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। तो एसिटल और कीटल आर यूज्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब देखना इस रिएक्शन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले इसका एसिटल या कीटल में हम इसे चेंज कर देते हैं और उसके बाद बेसिक मीडियम में जब इसका रिडक्शन करेंगे तो C डबल बॉन्डो का ये रिडक्शन करेगा, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जहां से आपने एसिटल और कीटल बनाया है उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि एसिटल और कीटल बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं। और यहीं पे अगर आप ZnHgHCl मतलब क्लेमेंशियन रिडक्शन यूज करते हैं तो वहां पर एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम में C डबल बॉन्डो का प्रोटेक्शन अगर आप करते हैं एसिटल या कीटल बना के, तब भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एसिडिक मीडियम में वो अनस्टेबल होते हैं। तो वापस से एसिटल और कीटल एल्डिहाइड या कार्बोनिल पे चले जाते हैं और एल्डिहाइड और कीटोन में जाने के बाद फर्दर उसका भी रिडक्शन होता, तो दोनों C डबल बॉन्डो का रिडक्शन होके दोनों जगह एल्केन आपको बनाना पड़ता। तो यहाँ पे बेसिक मीडियम है और बेसिक मीडियम में एसिटल और कीटल दोनों स्टेबल होते हैं, इसी बात का हमें ध्यान रखना है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि एक कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके रिएक्शन हम किस तरीके से करेंगे, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस का तो रोल होता ही है। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होता है वहीं पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट होता है और कीटोन में बेसिकली स्लो होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यही होगा। तो यहीं से आपको एसिटल या कीटल जिसका भी फॉर्मेशन होना है यहीं से करना है। यहां पे अल्कोहल के 2 सेपरेट मॉलिक्यूल हम यूज नहीं कर रहे हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इस ग्लाइकोल मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन एटम पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का केवल एक ही इक्विवेलेंट यूज करना है, क्योंकि इसी एक इक्विवेलेंट में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं ड्राई HCl की प्रेजेंस में। तो ड्राई HCl की प्रेजेंस में ये ग्लाइकोलाइजेशन होगा और किसके साथ ये रिएक्शन करेगा, कीटोन के साथ या एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, तो पहले इसका एडिशन इधर होगा। जब इसका एडिशन यहां पे होगा तो 2 टाइम्स एडिशन होगा। 2 टाइम्स एडिशन होगा तो बेसिकली क्या बनेगा, एल्डिहाइड से एसिटल बनेगा, हेमी एसिटल नहीं बनेगा। तो फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिला, इस कार्बन एटम पे OCH2 ये अटैच हो गया, एसिटल है ये CH2O। अब आपको इसके बारे में बताइए कि ये स्टेबल होता है बेसिक मीडियम में, स्टेबल इन बेसिक मीडियम। तो फर्दर अगर वुल्फ किश्नर रिडक्शन करेंगे तो ये तो डिस्टर्ब नहीं होगा, विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। लेकिन बेसिक मीडियम में वुल्फ किश्नर रिडक्शन में इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, एल्केन में। तो फाइनली आपने डिजायर्ड प्रोडक्ट बना लिया और डिजायर्ड प्रोडक्ट में केवल एक C डबल बॉन्डो का रिडक्शन हमने किया है। डबल बॉन्डो हाइड्रोजन ऑक्सीजन CH2 NH2 KOH की प्रेजेंस में वुल्फ किश्नर रिडक्शन करेंगे तो ये रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने के बाद यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच कर दो और इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि बेसिक मीडियम में तो ये स्टेबल है। अगली बार आपको क्या करना है कि डिजायर्ड प्रोडक्ट में ये नहीं रखना है और डिजायर्ड प्रोडक्ट में बेसिकली वापस से C डबल बॉन्ड लाना है। तो एसिटल हो या कीटल हो, ये दोनों एसिडिक मीडियम में तो अनस्टेबल है, तो एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये वापस से कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। ये हाइड्रोलिसिस कर दिया, H+ OH-।
तो ये जो पॉइंट्स थे कि हेमी एसिटल और हेसिटल, एमिगेटल और कीटल, ये कौन से मीडियम में स्टेबल होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इनसे आप ये बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन हम और देख लेते हैं। ये रिएक्शन भी ठीक इसी तरीके से है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट भी हम देख लेते हैं एक बार। कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे एक जगह पे है और दूसरी जगह पे एसिड डेरिवेटिव है। जैसे मान लो कि ये रिएक्शन है OCH3 और प्रोडक्ट आपको क्या चाहिए, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। डिस्टर्ब नहीं करना है तो इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और इसको डिस्टर्ब करना है OH, PH, PH। तो बताइए पीएच या CH3 अगर आपको लगाना है, कोई अल्काइल या अराइल ग्रुप लगाना है, तो किसके साथ रिएक्शन करना होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब 1 मोल यहाँ पे यूटिलाइज होगा तो पहले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने से ये कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो गया। कार्बोनिल कंपाउंड में फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कर सकते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे रिएक्शन करने के बाद फाइनली अल्कोहल बनाता है। जब तक कि C डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, तब तक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता रहता है और फाइनली C सिंगल बॉन्ड अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स रिएक्शन हो सकता है। तो डायरेक्ट अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसका रिएक्शन करवाओगे, pH माइनस MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ईथर और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये इधर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव कर गया, फिर वापस अटैक करेगा, अल्कोहल में चेंज हो गया, लेकिन ये इधर भी तो अटैक करेगा और अल्कोहल में चेंज कर देगा। इसको आपको चेंज नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, तो सबसे पहले इसको चेंज कर लो आप। इसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं? ग्लाइकोल के साथ। ग्लाइकोल के साथ इसका रिएक्शन करवाने से ये किस में चेंज हो जाएगा? कीटोन है तो कीटल में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड होगा तो एसिटल में चेंज हो जाता, OCH3। इसके बाद PHMgBr, फिनाइल ग्रुप लगाना है तो PHMgBr, यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको यूज करना होगा ईथर की प्रेजेंस में और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करना है आपको। तो बताइए PHMgBr ये कौन सा मीडियम हो गया? बेसिक मीडियम हो गया। बेसिक मीडियम में ये डिस्टर्ब नहीं होगा, तो ओनली ये इधर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। हाइड्रोलाइसिस लास्ट में करना है हमें। डबल बॉन्ड और PH, अगेन PH माइनस सेकंड इक्विवेलेंट यहाँ पे अटैक करेगा, 2 इक्विवेलेंट का रिक्वायरमेंट है, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब अल्कोहल में चेंज हो जाएगा ये O माइनस PH। फाइनली जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा? H+ और इसका हाइड्रोलाइसिस करने से वापस ये कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन में चेंज हो जाएगा। तो फाइनली आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए एक ट्रिक आपको लगाना पड़ा, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। PH ये डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ H2O। H2O एक बहुत ही पुअर न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रेट है ये बहुत स्लो होगा। इस रेट को इंक्रीज करने के लिए एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म फॉलो करना है। तो कार्बोनिल कंपाउंड में वाटर के एडिशन का मैकेनिज्म क्या है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो गया कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन दोनों हो सकता है। वाटर का एडिशन करना है तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया? वाटर। पुअर न्यूक्लियोफाइल है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होगा। इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने के लिए एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। ये रिएक्शन हाईली रिवर्सिबल होता है, हाईली रिवर्सिबल। इसका मतलब है कि वाटर को ऐड करने के बाद जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड को बना सकता है। रिएक्शन मैकेनिज्म देखिए, ये H+ ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे अटैच होगा तो प्रोटोनेटेड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बन गया ये। अब यहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन पे ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक तेजी से होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर। वाटर यहाँ पे अटैक किया, लॉन पेयर ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया, R' और यहाँ पे कौन आ गया? OH2+। अल्टीमेटली प्रोटॉन लॉस होने ही वाला है। प्रोटॉन लॉस होने के बाद वाटर न्यूक्लियोफाइल से यहाँ अल्टीमेट अटैचमेंट किसका होगा? OH- का, और H+ पहले से ही इस ऑक्सीजन एटम पे अटैच हो चुका है। H+ भी अटैच हुआ, OH- भी अटैच हुआ, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एडिशन। और किसका एडिशन है? वाटर का। प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया? RCOH, OH, R', H। एक ही कार्बन पे 2 OH हैं
और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। ये रिएक्शन कंप्लीटली रिवर्सिबल है। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं तो ये 2 OH से वापस से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो सकता है और इस हाइड्रेट से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ बेसिकली डिपेंड करता है कि रिएक्शन मिक्सचर में कार्बोनिल कंपाउंड ज्यादा प्रेजेंट होगा या हाइड्रेट ज्यादा प्रेजेंट होगा। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो ये हाइड्रेट स्टेबल होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू अगर बहुत कम है तो ये वापस से कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कार्बोनिल कंपाउंड के हाइड्रेट हम देख लेते हैं और इनमें पता करते हैं कि कौन से हाइड्रेट स्टेबल हैं और कौन से हाइड्रेट अनस्टेबल हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन है, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। सबसे पहले हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड में दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है। जहां स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगा वहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो वाटर का एडिशन करेंगे तो फाइनली हाइड्रेट हमें बनाना है, ये प्रोडक्ट मिलेगा और ये हाइड्रेट थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेबल होता है। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको क्या बोलेंगे, KH। H मतलब क्या हो गया, हाइड्रेशन बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू 1 से कई गुना ज्यादा होती है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर रिएक्शन मिक्सचर में जब फॉर्मेल्डिहाइड वाटर के साथ प्रेजेंट होगा तो इसके जो हाइड्रेट है, इस हाइड्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। और इसका केवल एक ही रीजन है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, हाइड्रोजन एटम का स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत आसानी से हो सकता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा इसकी स्टेबिलिटी है। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपको याद ही रखना है। अगेन रिएक्शन मिक्सचर में हम कंडीशंस को अगर वेरी करें तो यहां से वापस से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो सकता है और अगेन ये रिएक्शन का जो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है ये फेवर कर सकता है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन के मूवमेंट के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो वो चिंता आप मत करना। आपको ऐसा लगे कि एक कार्बन पे सर 2 OH स्टेबल हो तो गए, इस पर्टिकुलर केस में ये 2 OH स्टेबल है, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में जब इस तरीके से कार्बन पे 2 OH आएंगे तो वहाँ रिएक्शन कंडीशंस और भी होती है। जैसे कि मान लो कि टेम्परेचर ज्यादा हो, टेम्परेचर कम हो, एसिडिक मीडियम हो, बेसिक मीडियम हो, हाईली एसिडिक हो, हाईली बेसिक हो। तो हमेशा आपको इसी तरीके से अप्रोच लगाना है कि एक कार्बन पे अगर 2 OH आ गए तो ये 2 OH अनस्टेबल होंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके फाइनली कार्बोनिल कंपाउंड ही बनाना है। लेकिन अगर एडिशन ऑफ वाटर का क्वेश्चन आता है, कार्बोनिल कंपाउंड में एडिशन ऑफ वाटर का क्वेश्चन आता है, तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपको याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड में वाटर को ऐड करने के बाद जो हाइड्रेट बनता है ये स्टेबल होता है और K हाइड्रेशन की वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी। सिमिलरली अगला कार्बोनिल कंपाउंड अपने पास क्या है, एसिटाल्डिहाइड। यहां पे भी CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो और सेकंड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इसका हाइड्रेट हम बनाएंगे तो CH3COH OH। यहां पे भी ये थोड़ा बहुत स्टेबल होता है और ये जो K का वैल्यू है 1 से बहुत ज्यादा तो नहीं होता लेकिन ज्यादा होता है। ज्यादा होता है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। K का वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगी तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू ज्यादा हो सकता है। तो 1 से ज्यादा है तो इसकी जो अमाउंट है ये ज्यादा है और इसका अमाउंट ज्यादा है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये स्टेबल है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन मिक्सचर में ये 46% प्रेजेंट होता है, ये 54% प्रेजेंट होता है। तो जो परसेंटेज में रेशियो है यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब अगला कार्बोनिल कंपाउंड है। अब यहां से जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड आएंगे इन सब के केस में हाइड्रेट अनस्टेबल होगा और इस रिवर्सिबल रिएक्शन में वापस से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड। तो जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, जहां से कीटोन आ गया, कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो यहां से हाइड्रेट अनस्टेबल आएंगे, OH OH CH3, ये फाइनल प्रोडक्ट आएगा। ये अनस्टेबल है, इसके लिए KH का वैल्यू क्या होगा, <1। सिमिलरली और ज्यादा अगर इसको बल्की कर दिया जाए वाटर तो अगेन हाइड्रेट तो अनस्टेबल होगा ही सही। लेस बल्की कीटोन में ये हाइड्रेट अनस्टेबल था तो अब तो मोर बल्की कीटोन है, यहां पे हाइड्रेट अनस्टेबल होगा तो KH का वैल्यू 1 से बहुत ही कम आएगा। ये दोनों एग्जाम्पल और अब आगे आने वाले सारे एग्जाम्पल स्पेशल है। 3, 4, 5 साइक्लोप्रोपेनॉन। अब यहां पे आप देखिए ये कार्बन कैसा है, sp2 है। sp2 की क्या डिमांड है, 120 डिग्री के एंगल की, लेकिन इसको एंगल क्या मिल रहा है, 60 डिग्री। तो एंगल स्ट्रेन कितना है, 60 डिग्री का। जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा
उतना ही ज़्यादा ये अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल है तो इसका हाइड्रेट बेसिकली इजीली बन जाएगा। तो इसका हाइड्रेट क्या बनेगा, इस कार्बन एटम पे 2 OH आ गए। अब देखिए इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3। sp3 में कितना एंगल होना चाहिए, 109 का। अभी भी एंगल कितना है, 60 का। 109 माइनस 60, 49 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। अभी भी एंगल स्ट्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड बेसिकली अनस्टेबल है, लेकिन इस कंपाउंड से तो ज्यादा स्टेबल है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो मूवमेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगा। और के हाइड्रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का वैल्यू 1 से ज्यादा आने वाला है। और केवल यहाँ पे रीजन क्या है कि यहाँ पर एंगल स्ट्रेन ज्यादा था और हाइड्रेट बनाने के बाद एंगल स्ट्रेन में थोड़ा बहुत रिडक्शन आया, तो ये कंपाउंड थोड़ा बहुत स्टेबल बना है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल होगा। एक दो केसेस ऐसे और हैं, कई हाइड्रेट बनाने में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है। तो किसी भी पर्टिकुलर हाइड्रेट में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है तो वहां पर भी हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल होगा और के हाइड्रेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही आएगा। जैसे एक दो केस आप ये देखिए, क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल आपको पता है CCl3CHO, एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो चैप्टर था वहां पे आपको बताया था कि क्लोरल का फॉर्मूला क्या है, CCl3CHO। इसका हाइड्रेट बना देते हैं। हाइड्रेट बनाने के लिए वाटर से रिएक्शन करना होगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव पे वापस क्या आ जाएगा, H+। तो इधर भी OH है, इधर भी OH है। ये दोनों तरफ OH आ गए। ये हाइड्रोजन एटम है, किससे कनेक्टेड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो इस पर सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लोरीन एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर यहाँ पॉसिबल है तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। और किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के हाइड्रेशन का वैल्यू कितना आएगा, ग्रेटर देन 1। सिमिलरली 6th, एक दो एग्जाम्पल और है। जैसे मान लो कि ये एग्जाम्पल है, अब इसका हाइड्रेट बना देता हूं। एक C डबल बॉन्ड O से, यहां पे डबल बॉन्ड O है, यहां पे OH आ गया, OH आ गया। तो ये हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। तो 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग तो स्टेबल होता है। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, तो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग से ये हाइड्रेट भी स्टेबल होगा, इसका अमाउंट भी ज्यादा होगा, तो KH का वैल्यू 1 से ज्यादा ही आएगा। एक दो एग्जांपल और है यहां पे। बेंजीन, एकदम सेम केस है। ये डबल बॉन्डों को आपने एडजेसेंट में लगा दिया। अब इसका हाइड्रेट अगर आप बनाएंगे तो इस मिडिल वाले ऑक्सीजन एटम से या मिडिल वाले कार्बोनिल ग्रुप से आप हाइड्रेट बनाओ तो ये हाइड्रेट भी यहाँ पे स्टेबल आएगा। और इसकी शक्ल देख के ही आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रेट स्टेबल होगा। OH OH, इधर डबल बॉन्ड O है, इधर डबल बॉन्ड O है। तो ये जो OH है इस डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा और ऊपर वाला OH भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ज्यादा ही है। तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो इसका अमाउंट ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। और प्रोडक्ट का अमाउंट अगर कहीं पे ज्यादा होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K अपने पास क्या होगा, प्रोडक्ट रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज़ टू पावर 1। इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो मोर अपॉन लेस ये वैल्यू कितना आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे हमने हाइड्रेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ये रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिया। और इसमें एक दो केसेस आपने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल होता है। ऑलरेडी आपको ये पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड में वाटर का एडिशन करना है तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब जो हाइड्रेट बनेगा वो वापस से रिएक्ट करके कार्बोनिल कंपाउंड बना सकता है। और ये प्योरली रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और ऑलमोस्ट हर किसी कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बोनिल कंपाउंड है वही ज्यादा स्टेबल होता है, हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल कब होता है,
जब ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, या फिर CH3CHO और HCHO, पहले दो एल्डिहाइड में भी हाइड्रेट ज्यादा स्टेबल होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन एलिमिनेशन ऑफ NH2Z, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी आपने पढ़ा है, ऑक्साइन पढ़ा होगा आपने, हाइड्रोजोन पढ़ा होगा। ये कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड है जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने चेक किया है, तो वही ये रिएक्शन है। 7th एडिशन एलिमिनेशन, ये कंप्लीटली एडिशन रिएक्शन नहीं है, एडिशन और एलिमिनेशन दोनों है। एडिशन एलिमिनेशन ऑफ NH2Z, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया बेसिकली क्या होता है, NH2H NH3। तो एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके कोई यहां पे ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से हमें करवानी है और फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में टेस्ट भी आने वाला है, NH2Z का रिएक्शन करवाना है, तो ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है। बताइए कार्बोनिल कंपाउंड में जो रिएक्शन हम यहां पे करवाएंगे NH2Z का, तो एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन फास्ट होता है। एसिडिक मीडियम, ये पहले ही मैंने बता दिया। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, H+ ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे अटैच हो जाएगा। पहले इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट भी हम इसका बनाएंगे। ये H+ ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे अटैच हो गया, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड प्रोटोनेटेड है। अब यहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो फास्ट होने वाला है। तो प्रोडक्ट यहां पे क्या बन गया, OH R-H NH2Z प्लस। अब आगे की देखना, अभी तक तो एडिशन हो गया और अगली स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होना ही है क्योंकि इस पर्टिकुलर कार्बन पे एक तरीके से देखा जाए तो वाटर प्रेजेंट है। वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होगा, रिमूव होने के बाद एडिशन एलिमिनेशन के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, एलिमिनेशन। इस प्रोडक्ट को मैं वापस से बना देता हूं, यहां से भी वापस क्या होगा, प्रोटॉन लॉस। तो ये प्रोटॉन लॉस होगा, यहां से H+ निकलेगा, तो ये इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर के ऊपर चिपक गया, तो ये OH2+ गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। यहां पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, Z प्रेजेंट है। ये लॉन पेयर कार्बन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, गुड लिविंग ग्रुप लीव कर गया, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, H प्रेजेंट है, Z प्रेजेंट है, R- और H यहां पे पहले ही था। फाइनली अगेन प्रोटॉन लॉस होगा, तो प्रोटॉन लॉस होने के बाद प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, R-H। ये कार्बन पे दोनों अल्काइल ग्रुप उसी तरीके से प्रेजेंट है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया और नाइट्रोजन पे क्या आ गया, Z। तो इस रिएक्शन को शॉर्ट तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, इसमें डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। एसिडिक मीडियम में अगर इसको NH2Z के साथ हीट किया जाए तो यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद जो प्रोडक्ट है एग्जैक्टली इसी तरीके से आप बना दो। इस कार्बन पे R और R- मेंटेन रहेगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया और नाइट्रोजन पे ये Z रहेगा। तो NH2Z का जो रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, ये बहुत इजीली किया जा सकता है। कंप्लीटली मैकेनिज्म भी आप फॉलो कर सकते हो। यह मैकेनिज्म एसिडिक मीडियम में प्रोसीड करता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में एडिशन एलिमिनेशन का जो रेट है ये फास्ट होगा। पहले एडिशन होगा, अल्टीमेटली एलिमिनेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का, तो कार्बन और नाइट्रोजन में पाई बॉन्ड आ गया। अब कार्बन और नाइट्रोजन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो यहां पे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कुछ कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया और कोई अमोनिया डेरिवेटिव दे दिया। कार्बोनिल कंपाउंड और अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है या नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो प्रोडक्ट आप बहुत इजीली बनाना। जैसे मान लो कि अमोनिया डेरिवेटिव है अपने पास NH2OH, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल अमाइन, और कार्बोनिल कंपाउंड आपने ले लिया एसीटोन। इसकी रिएक्शन किससे करना है, हाइड्रोक्सिल अमाइन से। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, ये O और यहां से H2। तो बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये जो कंपाउंड हमें मिला है, ये कंपाउंड GI शो करेगा या नहीं करेगा।
नाइट्रोजन पे क्या लेफ्ट होगा, Z, और Z यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप, नाइट्रोजन की एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो जो नाइट्रोजन एटम है, ये जो रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम है, इस रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम के दोनों तरफ आपको देखना होता है, इस तरफ भी एटम पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए और इस तरफ भी एटम पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो अमोनिया डेरिवेटिव में ये जो नाइट्रोजन एटम है, इस नाइट्रोजन एटम पे तो ये दो ग्रुप हमेशा ही डिफरेंट होंगे, क्योंकि एक ग्रुप तो क्या होगा Z और दूसरा ग्रुप क्या होगा, लोन पेयर। एटम और लोन पेयर हमेशा ही डिफरेंट होंगे, ऑलवेज डिफरेंट। तो केवल आपको चिंता क्या करनी है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड यहां पे प्रेजेंट था, इस कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल एटम पे अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो ये जीआई शो कर सकता है। यहां पे इस कार्बोनिल कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम प्रेजेंट है, दोनों ग्रुप सेम प्रेजेंट है, तो ये जो कंपाउंड आपने प्रिपेयर किया है ये जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन अगर यहीं पे ये रिएक्शन ऐसा होता, किसके साथ, NH2Z के साथ, तो मैं बता रहा हूं कि यहां पे जो कंपाउंड बनेगा प्रोडक्ट फाइनली वो जीआई शो करेगा। उसको मैंने एक ही तरीके से पता कर लिया कि ये जो नाइट्रोजन एटम है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एटम बन जाएगा। नाइट्रोजन एटम पे तो दो ग्रुप हमेशा ही डिफरेंट हो गए, आपको इस कार्बोनिल कार्बन की चिंता करनी है। इस कार्बन पे अगर दो ग्रुप डिफरेंट है तो यहां से जो भी कंपाउंड बनेगा वो जीआई शो करेगा। इसका फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव कर दो, तो CH3 CH डबल बॉन्ड NH Z लॉन पेयर। ये रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये जीआई शो करेगा। जीआई शो करेगा तो इसके दो आइसोमर बन सकता है, सिस और ट्रांस, और यहाँ पे हम नेमिंग कौन सी देते हैं, सिन और एंटी। तो इस तरीके से NH2Z का जो रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हमने देख लिया। अब यहाँ पे NH2Z के वेरिएशंस हम देख लेते हैं। तो पहला वेरिएशन तो क्या हो गया, अमोनिया ही हो गया। Z की जगह आप हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दो, Z की जगह OH सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो दूसरा वेरिएशन क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल अमाइन। और हर किसी केस में जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे उन प्रोडक्ट के कॉमन नेम भी हमें देखने हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड है ये, रिएक्शन किससे करना है, NH2H से। एक टेबल बनाएंगे बेसिकली, NH2H अपने पास NH2Z अमोनिया डेरिवेटिव है, Z का वैल्यू यहां पे क्या है, H है, तो इसको क्या बोलेंगे, अमोनिया। अमोनिया की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से मिलेंगे, सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड से अगर करेंगे तो फाइनली एडिशन एलिमिनेशन होगा, और जो प्रोडक्ट अपने पास आएगा वो प्रोडक्ट क्या आएगा, R-H डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे क्या लेफ्ट होगा, एक हाइड्रोजन एटम, एक लोन पेयर, इसको क्या बोलते हैं, इमाइन। तो अमाइन के साथ या अमोनिया के साथ कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन हम करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, इमाइन। सिमिलरली NH2OH, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट आपको मिल गया डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब यहां पे OH बचेगा, यहां से दो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, ऑक्साइन। सिमिलरली NH2NH2 क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन के साथ अगर कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट तो आप इजीली बना लोगे। नाइट्रोजन पे क्या लेफ्ट होगा, Z यहां पे क्या है, NH2। हाइड्रोजीन से क्या बनेगा, हाइड्रोजोन। इन कॉमन नेम्स को आपको याद रखना है। अगला रिएक्शन करेंगे फिनाइल हाइड्रोजीन से, तो फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन करने के बाद कंपाउंड हमें क्या मिलेगा, फिनाइल हाइड्रोजोन। कार्बोनिल कंपाउंड है फिनाइल हाइड्रोजीन, NH2NH, ये फिनाइल ग्रुप अटैच कर दिया, ये हाइड्रोजीन था, यहां से दो हाइड्रोजन जाएंगे, इधर से एक ऑक्सीजन जाएगा, तो कंपाउंड मिल गया R-H डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH2PH। फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन था तो प्रोडक्ट मिल गया फिनाइल हाइड्रोजोन। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन किससे हो सकता है, 2,4-DNP। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट। शक्ल आप देखना, ब्रैडीज रिएजेंट बेसिकली अमोनिया डेरिवेटिव है। ये अमोनिया डेरिवेटिव दोनों कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन कर सकता है। इस रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं ये बेसिकली ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है। तो यहाँ से आपको एक ऑब्जर्वेशन मिला है, और ऑब्जर्वेशन मिला है तो इस रिएक्शन को एज अ टेस्ट भी हम यूज कर सकते हैं, ऑरेंज सॉलिड।
और ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है अमोनिया डेरिवेटिव है, तो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो क्या लिखना पड़ेगा, गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करना है तो ब्रैडीज रिएजेंट हम यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं ऑक्सीडेशन वाले चैप्टर में, टॉलेंस रिएजेंट हो गया, फैलेंस रिएजेंट हो गया, इन सबको यूज करके एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट किया जा सकता है, लेकिन ब्रैडीज रिएजेंट से नहीं किया जा सकता। ये दोनों कंपाउंड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। कंपाउंड क्या है ये, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। तो फिनाइल हाइड्रोजीन बना देता हूं पहले, तो ये इस पे 2,4-डाइनाइट्रो, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। इसकी रिएक्शन अगर हम करेंगे तो प्रोडक्ट फाइनली क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन चला गया, इधर से एक ऑक्सीजन चला जाएगा, NH PH, और PH के 2 पे नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो है। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, पहले रिएक्टेंट का नाम तो लिख लें, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। तो प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। एक लास्ट अमोनिया डेरिवेटिव और है सेमी कार्बेजाइड, और सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन अगर हम करेंगे तो सेमी कार्बेजोन, ये प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। सेमी कार्बेजाइड क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन है, पहले तो रिएक्शन किससे करना है, सेमी कार्बेजाइड, NH2 NH CO NH2। अब यहां पे एक बात और आप नोटिस करो, और ये कंपाउंड या इस तरीके का रिएक्शन और भी आपको दिया जा सकता है, सेपरेट रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएजेंट में 2 NH2 ग्रुप हैं, तो बताइए कौन सा NH2 ग्रुप के साथ ये कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करेगा। तो ध्यान देना, कार्बोनिल कंपाउंड का NH2Z के साथ जब रिएक्शन होता है तो पहला एडिशन रिएक्शन होता है, उसमें ये जो NH2Z है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है और कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा, तभी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रेट है वो ज्यादा आएगा। यहाँ पे ये जो लॉन पेयर है ये रेजोनेंस में बिजी है, और ये लॉन पेयर लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है। तो जो लोकलाइज्ड लॉन पेयर है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा हो सकती है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर ज्यादा है तो यहीं से अटैक करना है। तो ये पॉइंट भी आप नोट करना कि किसी भी एक रिएजेंट में अगर NH2 ग्रुप X से ज्यादा है तो उसी NH2 ग्रुप से आपको अटैक करना है जहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो ये NH2 ग्रुप अटैक करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, तो प्रोडक्ट आपको फाइनली क्या मिल गया, R-H डबल बॉन्ड N। इस पे क्या प्रेजेंट है, NHCO NH2। क्या बोलते हैं इसको, सेमी कार्बेजाइड। तो फाइनल प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, सेमी कार्बेजोन। तो NH2Z के लिए ऑलमोस्ट 5 to 6 रिएक्शंस हमने पढ़ लिया। ये सारी रिएक्शंस बहुत इजी थी और इजीली प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। एक क्वेश्चन यहां पे देखना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन यही है कि NH2Z के साथ किसी पर्टिकुलर कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन करना है और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है या नहीं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी ऐसा क्वेश्चन आया होगा, प्रोडक्ट ऑफ which of following reaction can show GI। तो 4 रिएक्शन दे देता हूं अमोनिया डेरिवेटिव का कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, और अमोनिया डेरिवेटिव लेटर से कि NH2OH है सब जगह पे। अमोनिया डेरिवेटिव हाइड्रोक्सिल अमाइन आपने ले लिया, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, ऑक्साइन। अब देखिए यहां पे रिएजेंट में क्या ले रहा हूं, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इस रिएक्शन के प्रोडक्ट आप बना सकते हैं और फाइनली ये पता कर सकते हैं कि किस रिएक्शन के प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। इसमें एक ही रिएजेंट डिफरेंट है, ये C वाला, क्योंकि इसमें 2 C डबल बॉन्ड लगा रखे हैं तो दोनों जगह से इसका रिएक्शन हो सकता है। बाकी रिएजेंट यहाँ पे सेम है, और आप चाहें तो प्रोडक्ट बना ले, बिना प्रोडक्ट बनाए भी आप आंसर बता सकते हैं। जब प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो नाइट्रोजन पे दोनों ग्रुप तो डिफरेंट होते ही है,
केवल आपको कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ये चिंता करनी है। अगर इस कार्बोनिल कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो फाइनल प्रोडक्ट में जीआई आइसोमेरिज्म होगा। तो पहले का तो जीआई नहीं हो सकता क्योंकि इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। ये साइकिल है, इधर जाओ एग्जैक्टली सेम है, यहां से जीआई नहीं आएगा, इधर से जीआई आएगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CH2, यहाँ क्या प्रेजेंट है, CHD। दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो जीआई पॉसिबल है। सी को हम बाद में देखेंगे, डी को पहले देख लेते हैं। इस कार्बोनिल कार्बन पे ऊपर क्या प्रेजेंट है, sp2 कार्बन, यहाँ क्या प्रेजेंट है, sp3 कार्बन। दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसका प्रोडक्ट भी जीआई शो कर सकता है। अब फाइनली प्रोडक्ट हम बना लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH लॉन पेयर, यही प्रोडक्ट होगा अपने पास, प्लस NH2Z। वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव कर दिया तो नाइट्रोजन पे क्या होगा, Z और लॉन पेयर। कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आ जाता है और कार्बन पे जो ग्रुप प्रेजेंट है वो लेफ्ट होंगे। तो नाइट्रोजन पे दोनों ग्रुप हमेशा डिफरेंट होते हैं, केवल आपको कार्बोनिल कार्बन पे दो ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है इस बात की चिंता करनी है। तो यहां से तो जीआई नहीं आया। अब अगला देख लेते हैं, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH लॉन पेयर, यहां से जीआई आएगा। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। लास्ट वाला देखिए, इसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH लॉन पेयर, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अब ये सी कंपाउंड आप देखिए, सी कंपाउंड में कार्बोनिल कंपाउंड बेसिकली दो जगह प्रेजेंट है, तो यहां से जो कंपाउंड बनेगा उसमें जीआई होगा या नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी आपने कवर कर रखे हैं। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ NH2OH से रिएक्शन करना पड़ेगा। तो यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, इधर से भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन 2 टाइप हुआ है। तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH लॉन पेयर, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH लॉन पेयर। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक मिक्स बन गया। यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ये बहुत ही लॉन्गर स्ट्रक्चर में है और इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में एक साइकिल प्रेजेंट है, दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। साइकिल और पाई बॉन्ड अगर दोनों कंटिन्यूअस होते हैं तो इनकी ज्योमेट्री कैसी आती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। और अगर हमें किसी कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है तो ये जो कंपाउंड है या फिर जिस ग्रुप्स की हम कंपैरिजन कर रहे हैं ये ग्रुप्स बेसिकली एक ही प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए। तो ग्रुप्स अपने पास क्या है, OH और लॉन पेयर, OH और लॉन पेयर। और ये जो रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम है, इस रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम को आप देखो कि ये रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम में ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये सेम प्लेन में प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इनकी ज्योमेट्री क्या होती है कंटिन्यूअस सिचुएशन में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो जहां पे ग्रुप अटैच है वो दोनों बेसिकली सेम प्लेन में है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये भी जीआई शो करेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सारा खत्म कर लिया कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए। अब नेक्स्ट रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। यहाँ पे दो रिएक्शंस आएंगी, एल्डोल और कैनिजारो। एल्डोल रिएक्शन के बहुत ही वेरिएशन होंगे, कैनिजारो रिएक्शन बेसिकली एक ही है और कोई भी पेपर आज तक ऐसा नहीं गया है जिसमें एल्डोल या कैनिजारो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है। तो नेक्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन। सिमिलरली एक और रिएक्शन आएगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये रिएक्शंस को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन रिएक्शन में कंप्लीट मैकेनिज्म फॉलो करेंगे और काफी सारे एग्जाम्पल भी यहाँ पे डिस्कस करना है।